नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास एवरीवेयर पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत के टॉप 100 क्वेश्चन जो है वह देखने वाले हैं। और इस सारे के सारे क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे कि हर एग्जाम में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने मिलेंगे। और अगर आप इस क्लास को पूरा देखते हैं तो आपका दिल्ली सल्तनत से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, तो क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखना। और जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर कराऊंगा वो कहीं ना कहीं पहले एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपका दिल्ली सल्तनत से कोई भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। चलिए आज के पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। तो दिल्ली सल्तनत का शासन कब शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1206 ईस्वी में। तो 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का शासन शुरू हुआ था। तो जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई थी तो उसी वर्ष 1206 में जो गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने गुलाम वंश की स्थापना की थी और वहीं से दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, गुलाम अथवा मामलुक वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की नींव रखी थी। अगला प्रश्न देखें तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो उस वक्त इसकी राजधानी लाहौर में थी। किसने मलिक और सिपह सालार की उपाधि धारण की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने मलिक और सिपह सालार की उपाधि धारण की थी। किसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि यह लाखों का दान किया करता था। किस शासक ने दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली के अंदर जो है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। कई बार एक प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवाई थी? तो ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, तो क्या था? तो वह तुर्क था, फारसी था, अफगानी या ईरानी? तो वह तुर्क था। ये भी प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1210 ईस्वी में किस खेल को खेलते वक्त कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी? तो ये चौगान या फिर पोलो का खेल खेलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। कब? 1210 ईस्वी में। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको टोटल 100+ क्वेश्चन कराऊंगा और ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले किसने दिल्ली सल्तनत में सुल्तान की उपाधि धारण की थी? तो देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। तो सबसे पहले जो दिल्ली सल्तनत में सुल्तान की उपाधि धारण की थी तो वो था इल्तुतमिश। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था कौन? इल्तुतमिश। अगला प्रश्न देखें तो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक या उद्धारक कौन था? तो यह इल्तुतमिश ही था और यह प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो इसने दिल्ली अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। तो लाहौर से दिल्ली इसने अपनी राजधानी बनाई थी। किसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था। तो गुलामों का गुलाम हो गया कौन? इल्तुतमिश। अगला प्रश्न, किस शासक ने चालीसा दल तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना की थी? तो तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना किसने की थी? तो इल्तुतमिश ने की थी। तो इल्तुतमिश ने ही साम्राज्य को संभालने के लिए 40 लोगों का एक ग्रुप बनाया था जो कि साम्राज्य को संभालेगा, यानी कि वह मंत्री वगैरह रहते थे और इसका नाम दिया क्या? तुर्कान ए चहलगानी। और लास्ट में ये तुर्कान ए चहलगामी इसके लिए हानिकारक साबित हुआ। अगला प्रश्न है, प्रश्न 1221 में किसने शासनकाल में भारत पर चंगेज खां का आक्रमण हुआ था? तो 1221 की बात हो रही है। तो 1221 में किसके शासनकाल में भारत पर चंगेज खां का आक्रमण हुआ था? तो उस वक्त शासन किसका था? इल्तुतमिश का था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, मंगोल शासक चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तो इसका मूल नाम क्या था? तो इसका नाम था तेमुचिन। तो तेमुचिन इसका मूल नाम था। तेमुजिन कई जगह लिखा रहता है, वो भी इसका नाम था। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तेमुचिन था। अगला प्रश्न देखें तो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो मलिक जानी को अपना सूबेदार नियुक्त किया था। इम्पोर्टेंट है, यह याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है, किसने सबसे पहले भारत में शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे? तो इल्तुतमिश ने ही सबसे पहले भारत में शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए थे। अगला प्रश्न है, किस शासक ने चांदी का टंका और तांबे का जीतल 2 मुद्राएं चलवाई थीं? इसे ऐसे ही याद रखिएगा क्योंकि प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है और विभिन्न प्रकार से पूछा गया है। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले याद रखिए, चांदी का टंका और तांबे का जीतल है 2 मुद्राएं इल्तुतमिश ने चलवाई थी। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया, जो टंका नाम की मुद्रा है किस धातु की है? तो यह है चांदी की है। और जो जीतल है यह किस धातु की है? तो यह तांबे की है। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, कौन भारत की पहली महिला शासिका थी? तो यह कौन थी जो भारत की पहली महिला शासिका थी? तो वो थी रजिया बेगम। इसको रजिया सुल्तान भी कहा जाता है कई बार। तो रजिया सुल्तान या रजिया बेगम पहली महिला शासिका थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान या रजिया बेगम किसकी बेटी थी? तो यह इल्तुतमिश की बेटी थी। यह भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। रजिया सुल्तान को सत्ता से हटाने में किसका हाथ था? तो इसमें तुर्कों का हाथ था। अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो भटिंडा का जो गवर्नर था, तो भटिंडा का जो गवर्नर था जिसका नाम था अल्तुनिया, तो अल्तुनिया मलिक अल्तुनिया उसी ने नेतृत्व किया था, ठीक है, इस विद्रोह का। तो याद रखिएगा, अल्तुनिया की वजह से रजिया सुल्तान को हटाया गया था। अगला प्रश्न देखें, किसने जिल-ए इलाही यानी ईश्वर की छाया की उपाधि धारण की थी? तो जिल-ए इलाही की उपाधि धारण किसने की थी? तो यह बलबन ने धारण की थी। याद रखिएगा, बलबन भी गुलाम वंश का एक काफ़ी प्रसिद्ध शासक हुआ करता था। अगला प्रश्न देखें, तो किसने चालीसा दल को समाप्त कर दिया था? तो किसने चालीसा दल को समाप्त कर दिया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बलबन ने। तो बलबन ने चालीसा दल को समाप्त कर दिया था। तो देखिए, जब बलबन शासक बना तो बलबन ने चालीसा दल को समाप्त कर दिया था। किसने फारसी त्योहार नौरोज की भारत में शुरुआत की? यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो बलबन ने इसकी शुरुआत की थी। किसने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बलबन ने। तो बलबन ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। यह बहुत ही ज़्यादा कत्लेआम करता था, इसलिए इसे लौह और रक्त की नीति अपनाई थी ऐसे कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें, तो किस शासक ने सिजदा और पैबोस प्रथा शुरू की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बलबन ने। तो बलबन ने जो है सिजदा और पैबोस की जो प्रथा है वह शुरू की थी। अगला प्रश्न है, बलबन ने किस मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक लिखवाया था? तो गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। दिल्ली के किस सुल्तान को उलूग खां के नाम से भी जाना जाता था? तो उलूग खां के नाम से किसको जाना जाता था? तो गयासुद्दीन बलबन को। तो बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन, और इसी को उलूग खां के नाम से जाना जाता था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कैकूबाद जो था वह गुलाम वंश का अंतिम शासक था। भारत पर मंगोलों के आक्रमण से निपटने के लिए किसने एक सैन्य विभाग दीवान-ए-अर्ज की स्थापना की थी? तो जो दीवान-ए-अर्ज है इसकी स्थापना की थी गयासुद्दीन बलबन ने। तो गयासुद्दीन बलबन ने दीवान-ए-अर्ज की स्थापना की थी। कौन गुलाम वंश का शासक नहीं है? कुतुबुद्दीन ऐबक ये है, बलबन भी गुलाम वंश का शासक है, रजिया सुल्तान भी है। तो गाजी मलिक जो है यह गुलाम वंश का शासक नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। किस शासक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी? ऐसे ही ये प्रश्न सीधा सीधा कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की, और लाहौर में इसकी मृत्यु हुई थी। किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, और इल्तुतमिश ने भी इसमें योगदान दिया था, और इसके बाद फिरोज शाह तुगलक जो हैं इनका भी योगदान था। इन्होंने 5वीं मंजिल बनवाई थी। तो इन तीनों का योगदान रहा था। तो गयासुद्दीन तुगलक का कोई भी योगदान इसमें नहीं रहा था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जलालुद्दीन खिलजी। दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे, तो यह जो थे यह तुर्क थे।
किसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अलाउद्दीन खिलजी जो थे इन्होंने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। इसका मतलब होता है सिकंदर सानी मतलब सिकंदर के जैसा, और यह पूरी दुनिया को जीतना चाहता था। किसने हुलिया और दाग प्रथा शुरू की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने हुलिया और दाग प्रथा शुरू की थी। तो यह क्या था, इसमें सेना को काफ़ी स्ट्रांग बनाया और घोड़ों मतलब जो पूरी दुनिया से घोड़े मंगाता था और उनको डिफरेंट कैटेगरी में बांटता था। मान लो ए क्लास के घोड़े सबसे अच्छे, फिर उससे कम बी, फिर उससे कम सी, तो उनसे क्या करता था, पीठ पर निशान बनवा देता था। गरम मिसाल होती थी, उससे पीठ पर निशान बनवा देता था कि यह सबसे अव्वल किस्म के घोड़े हैं। तो यह याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी ने हुलिया और दाग प्रथा चलाई थी। तो अगला प्रश्न है, मलिक काफूर किसका सैन्य कमांडर था? यह प्रश्न एसएससी का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट प्रश्न है। तो इसका सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी का। कौन फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ उसके चित्तौड़ अभियान में गया था? तो ये गया था अमीर खुसरो। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, किसे हजार दीनारी कहा जाता था? तो हजार दीनारी जो है भाई मलिक काफूर को कहा जाता था। यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मलिक काफूर एक गुलाम था और इसे हजार दीनार में खरीदा गया था, इसीलिए इसे हजार दीनारी कहा जाता था। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी? तो किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, जब ये शासक बना था तो इसने राज्य में जो भी अधिकारी हैं या मंत्री हैं उनको पेंशन या फिर इनाम में कोई भी कभी भी ज़मीन जो मिली थी, इसने क्या किया, वो सारी की सारी ज़मीन फिर से वापस ले ली थी, यानी कि छीन ली थी। और ज़्यादातर ज़मीन जो खाली थी, खालसा थी, वह सरकार के पास आ गई थी। अगला प्रश्न देखें, उस सुल्तान का नाम क्या है जिसने भू राजस्व उपज का 50% कर दिया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसने जो टैक्स है वह 50% कर दिया था। किस सुल्तान ने बाजार सुधार नीति लागू की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार सुधार नीति लागू की थी। अगला प्रश्न है, घरी अथवा गृह कर और चराई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम शासक कौन था? तो गृह कर, चराई कर और घरी कर यह लगाने वाला दिल्ली का प्रथम शासक कौन था? तो घर पर कर और जो जानवर चराते थे उस पर कर लगाने वाला शासक था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और कई बार यह एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखें, तो अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो यह किसके दरबारी कवि थे अमीर खुसरो? तो अमीर खुसरो जो थे यह अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। किस शासक ने स्थायी सेना रखना शुरू किया था? तो यह अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। अगला प्रश्न देखें, तो वर्ष 1306 के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? तो वर्ष 1306 के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच जो सीमा थी वह क्या थी? तो वह थी सिंधु नदी। अगला प्रश्न देखें, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना था? तो तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था गाजी मलिक। अगला प्रश्न देखें, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो यह था गयासुद्दीन तुगलक और इसी को गाजी मलिक कहा जाता था। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था वह कौन था? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। वर्ष 1333 ईस्वी में कहाँ का विदेश यात्री इब्न बतूता भारत आया था? तो यह मोरक्को का यात्री था। अगला प्रश्न देखें, तो विदेश यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यह भारत आया था। और मैं आपको बताऊं, ये जो मैं प्रश्न बता रहा हूं ये एसएससी का फेवरेट है और कई बार यह एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता ने कौन सी किताब लिखी थी? तो इब्न बतूता ने कौन सी किताब लिखी थी? तो इब्न बतूता ने रिहला किताब लिखी थी। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा।
किस शासक ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है सती प्रथा पर रोक लगाई थी। किसने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की और फिर देवगिरी से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। कुछ इसके ऐसे काम भी थे जिसके वजह से लोग इसको पागल राजा बोलने लगे थे, जैसे कि इसने सांकेतिक मुद्रा को चालन किया और राजधानी को दिल्ली से देवगिरी ले गया और फिर दिल्ली द्वारा लेके आए देवगिरी से, तो इस कार्य से इसे लोग पागल शासक कहते थे। अगला प्रश्न है, किस शासक को पागल या सनकी राजा कहा जाता था? तो मोहम्मद बिन तुगलक को पागल या सनकी राजा कहा जाता था। किसने सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। होली त्यौहार में सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक ही था, जो होली के जो त्यौहार होता है उसमें पार्टिसिपेट करता था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? तो दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। देखिए, आपको कई बार देवगिरी भी लिखा मिल सकता है। दरअसल क्या था कि देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान की मृत्यु पर प्रसिद्ध इतिहासकार बदायूं ने कहा, राजा को प्रज्ञा से मुक्ति मिली, उन्हें राजा से? तो याद रखिएगा, राजा को प्रज्ञा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिली है किसने कहा था? तो यह कहा था किसने? बदायूनी ने कहा था। और किसके लिए कहा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर यह बदायूनी ने कहा था। बेरोजगारों की सहायतार्थ दिल्ली के किस सुल्तान ने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? तो यह फिरोज शाह तुगलक ने की थी। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यह बहुत ही ज़्यादा प्रतापी शासक हुआ करता था और यह बेरोजगारों का दर्द भी समझता था, इसलिए इसने फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगार कार्यालय की स्थापना की थी। किस सुल्तान ने दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान दिया और एक विभाग ही बना दिया था दीवान-ए खैरात दान दक्षिणा के लिए? तो यह किसने बनाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो यह जो सुल्तान था इसको गुलामों का बड़ा ही शौक था। तो यह कौन था? फिरोज शाह तुगलक। और इसने लगभग 1,80,000 जो है वह गुलाम रखे थे। तो ये फिरोज शाह तुगलक था। अगला प्रश्न देखिए, किस सुल्तान ने गुलामों के लिए दीवान-ए बंदगान की स्थापना की थी? तो इतने सारे गुलाम थे तो उनके लिए फिरोज शाह तुगलक ने दीवान-ए बंदगान की स्थापना की थी। दिल्ली के किस शासक ने सबसे अधिक नहरों का निर्माण करवाया था? तो यह फिरोज शाह तुगलक ने ही करवाया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में नहरों का बहुत बड़ा जाल बिछाया गया था। सिंचाई पर कर हक ए सर्व इसको कहा जाता है, यह लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो सिंचाई पर कर लगाने वाला जो था प्रथम सुल्तान कौन था? तो यह क्या करता था, जो भी इसकी नहरों से पानी लेता था यह उससे कर वसूलता था। तो यह फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किया था और इसका नाम क्या था? हक ए सर्व। अगला प्रश्न देखें, तो दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक ने। तो फिरोज शाह तुगलक जो था इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला प्रश्न है, टोपरा और मेरठ 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? तो यह फिरोज शाह तुगलक लाया था। कौन लाया था? फिरोज शाह तुगलक। किसको? टोपरा और मेरठ स्तंभ को। किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। तो फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था। तो जो चौथी मंजिल थी वो भी काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गई थी, तो इसने चौथी मंजिल तो सही करवाई थी, साथ में 5वीं मंजिल भी इसने बनवाई थी। दिल्ली के किस सुल्तान ने धार्मिक किताबों के अनुवाद के लिए एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी? तो इसने क्या किया कि जैसे कि जो हिंदू वाली धार्मिक किताबें होती हैं उनका फ़ारसी में अनुवाद करवाया और जो मुस्लिम की धार्मिक किताबें थी उनका हिंदी या फिर संस्कृत में अनुवाद करवाया। तो यह इसलिए किया ताकि लोग एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं को समझें, एक दूसरे के धर्म के बारे में जानें, अच्छी बातों को सीखें। तो इसीलिए इसने यह एक अलग से विभाग, एक अनुवाद विभाग की स्थापना कराई थी। तो यह किसने कराई थी? फिरोज शाह तुगलक ने। यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राज्य के खर्च पर हज यात्रा की व्यवस्था करने वाला पहला दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो यह कौन था? तो राज्य के खर्च पर हज की यात्रा किसने शुरू कराई थी? तो यह कराई थी फिरोज शाह तुगलक ने। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा।
अगला प्रश्न देखें, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने फ्री में इलाज के लिए एक खैराती अस्पताल की थी? यानी फ्री में इलाज भी प्रोवाइड किसने कराया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा और बहुत ही ज़्यादा यह इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखें तो जौनपुर, फतेहाबाद और हिसार शहर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो जौनपुर फतेहाबाद की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी और इसको सल्तनत काल का अकबर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें तो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में किसने भारत पर आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न, तैमूर लंग ने कब भारत पर आक्रमण किया था? और यह प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। तो 1398 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो तैमूर लंग ने 1398 में आक्रमण किया था। तैमूर लंग के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश की राज स्थापित हुआ था? तो तैमूर लंग के आक्रमण के बाद भारत में किसका राज हुआ था? तो सैयद वंश का राज स्थापित हो गया था। देखिए, तुगलक वंश यहीं से खत्म हो गया था। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नसीरुद्दीन महमूद जो है तुगलक वंश का अंतिम शासक था। अगला प्रश्न देखें तो कौन अफगान मूल के थे? तो कौन अफगान मूल के थे? तो इसका सही आंसर होगा लोदी जो हैं यह अफगान मूल के थे। दिल्ली सल्तनत काल में किस वंश ने अधिकतम समय तक शासन किया था? तो सबसे अधिकतम समय तक शासन किया था किसने? तुगलक वंश ने। तो तुगलक वंश ने सबसे ज़्यादा समय तक शासन किया था। इसको अगर डिटेल में देखें तो गुलाम वंश ने 1206 से 1290 तक 84 वर्ष शासन किया था। खिलजी वंश ने 1290 से 1320 तक 30 वर्ष शासन किया था और यह सबसे कम शासन था। तुगलक वंश ने 1320 से 1414 ईस्वी तक 94 वर्ष शासन किया था और यह सबसे अधिक शासन किया था। और सैयद वंश ने 1414 से 1451 तक 37 वर्ष शासन किया था। लोधी वंश ने 1451 से 1526 तक टोटल 75 वर्ष जो है वह शासन किया था। यह कई बार पूछा जाता है, मैक्सिमम वाला और मिनिमम वाला, आप इसको याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखें तो सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो यह था खिज्र खां। तो खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो यह बहलोल लोधी था। बहुत ही आसान है। दिल्ली सल्तनत में किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि खिलजी वंश जो था इसने सबसे कम समय तक शासन किया था और सबसे ज़्यादा समय तक तुगलक वंश ने शासन किया था। किस शासक ने आगरा नगर की स्थापना की थी? तो यह सिकंदर लोदी ने की थी। सिकंदर लोदी ने किस वर्ष आगरा नगर की नींव रखी थी? तो 1504 ईस्वी में रखी थी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किसने गज सिकंदरी एक नया पैमाना की शुरुआत की थी? तो यह किसने की थी? तो यह की थी सिकंदर लोदी ने। तो सिकंदर लोदी ने गज सिकंदरी की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न देखें, किसने खातों की लेखा परीक्षा की एक प्रणाली शुरू की थी? तो यह की थी किसने? सिकंदर लोदी ने। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यह कौन था? यह था इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। वर्ष 1518 में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो यह किया था खतौली का युद्ध में। और यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज़्यादातर बच्चे इसको गलत करके आते हैं, तो आप इसको जरूर देखिएगा। तो खतौली का युद्ध यह था, इसमें महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की थी? तो यह सिकंदर लोदी ने की थी। तो यह गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखता था। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में दीवान अमीर को ही विभाग किससे संबंधित था? तो यह कृषि से रिलेटेड था। अगला प्रश्न देखें तो दीवान अमीर को ही विभाग की स्थापना किसने की थी? तो दीवान अमीर को ही की स्थापना किसानों की मदद के लिए की गई थी। और किसने की थी? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। अगला प्रश्न देखें, सल्तनत काल में बरीद किसे कहा जाता था? तो यह सूचना पहुंचाने वाले गुप्तचर होते थे, उन्हें कहा जाता था बरीद। ससगनी चांदी का एक सिक्का होता है जो बराबर होता था, तो यह 6 जीतल के बराबर होता था। किस सुल्तान ने अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता था?
तो किस सुल्तान को अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? तो सिकंदर लोदी को। तो सिकंदर लोदी ने जो अन्न होता था उसके ऊपर कर को समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वंशों में से किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था? तो अब मैं आपको क्रम बताता हूँ। तो तब सबसे पहले गुलाम वंश ने शासन किया था, गुलाम वंश ने पहले नंबर पर। उसके बाद खिलजी वंश ने किया था, उसके बाद तुगलक वंश ने किया था तीसरे नंबर पर, उसके बाद सैयद ने किया था चौथे पर, और उसके बाद 5वें नंबर पर किया था लोदी वंश ने शासन। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और किस शासक के बीच में हुआ था? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है बाबर और किसके बीच में हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में यह हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो यह 1526 ईस्वी में हुआ था। किसने सल्तनत युग का अकबर कहा जाता है? तो किसी सल्तनत युग का अकबर कहा जाता है? तो मैंने आपको बताया था फिरोज शाह तुगलक जो है इसको सल्तनत युग का अकबर कहा जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाना। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मैं डेली ऐसी ही क्लासेज आपके लिए लाता रहता हूँ। धन्यवाद।